हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट कैपिटल बैंक वर्सेस द जायंट्स। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिजल्ट पे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये वीडियो सिर्फ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए नहीं है, ये वीडियो एक लर्निंग पर्पज़ के लिए मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कोई भी बैंक, प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर बैंक को एनालिसिस कैसे किया जा सकता है। जैसे कि हम नॉर्मल किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बेसिस पे हम उस कंपनी का वैल्यूएशन निकालते हैं या फिर हम ग्रोथ देखते हैं। तो सेक्टर वाइज हर एक कंपनी का वैल्यूएशन अलग होता है। बैंक का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या चीज़ देखी जाती है, वो सब के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं जो मेजर टर्म है जिसपे एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर आपको ध्यान देना चाहिए किसी बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर या किसी बैंक के असेट क्वालिटी के अंदर। तो मेजर टर्म्स हैं ग्रोस एनपीए, नेट एनपीए, एसएमए 1, 2, कासा रेशियो, नेट इंटरेस्ट मार्जिन एंड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो ये 5-6 टर्म हैं जिसको एक बहुत ही अच्छे तरह से वेटेज दिया जाता है किसी बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्दीनेस चेक करने के लिए। सबसे पहले हम ग्रोस एनपीए को समझते हैं। ग्रोस एनपीए होता क्या है? तो बेसिकली ग्रोस एनपीए का मतलब है, सपोज किसी एक बैंक ने 100 रुपीज़ का लोन डिस्बर्स किया हुआ है, इसको हम बैंकिंग टर्म में बोलते हैं एडवांसेस, और हम सिंपल इंग्लिश समझने के लिए लोन बोलते हैं इसको। किसी भी एक बैंक ने 100 रुपीज़ का लोन दिया हुआ है, तो 100 रुपीज़ के लोन के ऊपर कितने अमाउंट का लोन एनपीए हो गया है। एनपीए मीन्स आरबीआई ने एक पर्टिकुलर डेज का लिमिट डिसाइड किया हुआ है कि अगर 90 डेज 270 डेज के ऊपर कोई भी लोन रीपे नहीं आता है, कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं आती है, तो उस अकाउंट को एनपीए डिक्लेयर किया जाएगा। तो सपोज अगर 100 रुपीज़ का टोटल लोन है किसी बैंक के पास, उसमें से 1 रुपये का लोन अगर एनपीए डिक्लेयर होता है, तो इस परसेंटेज को 1/100%, 100 रुपीज़ को इट इज़ कमिंग अराउंड 1%। तो 1% को हम ग्रोस एनपीए बोलेंगे। अगर हम इसको कंपेयर करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिजल्ट के ऊपर, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ग्रोस एनपीए रेशियो है 1.69%। तो आप क्या समझ रहे हैं कि ग्रोस एनपीए रेशियो ज़्यादा होगा तो बेटर हो गया या कम होगा तो बेटर होगा? ऑब्वियसली ग्रोस एनपीए रेशियो कम होगा तो बेटर होगा, क्योंकि रिस्क कम है। आपने अगर किसी को 1,000 रुपये दिए हुए हैं, उसके सामने जितना आपको रिकवरी होगा, जितना रिकवरी रेशियो ज़्यादा होगा, जितना बैड डेट का रेशियो कम होगा, उतना हेल्दी रहेगा। आपके 1,000 रुपये में से अगर 20 रुपये नहीं आ रहे हैं, तो 20 रुपये आपका ग्रोस एनपीए है। जितना ग्रोस एनपीए कम रहेगा उतना बेटर होता है किसी भी बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। ओके, तो नेक्स्ट हम समझते हैं नेट एनपीए। तो नेट एनपीए का मतलब होता है, नेट एनपीए डायरेक्टली लिंक है ग्रोस एनपीए से। जब कोई भी लोन एनपीए हो जाता है, उसके ऊपर बैंक को प्रोविजनिंग करनी होती है। बेसिकली बैंक को एक साइड में एक रिजर्व रखना होता है कि अगर ये मेरा लोन एनपीए हो गया तो उसके ऊपर इतना अमाउंट मैं साइड रख रहा हूँ। तो एनपीए का मतलब हुआ कि टोटल ग्रोस एनपीए में से कंपनी ने कितना प्रोविजन ऑलरेडी बनाया हुआ है वो माइनस करते हैं, तो हमारा नेट एनपीए आता है। तो नेट एनपीए का मतलब हुआ कि जितना कम मेरा नेट एनपीए होगा कंपेयर टू मेरा ग्रोस एनपीए, मतलब कंपनी के आने वाले फ्यूचर के अंदर उतना कम प्रोविजनिंग होगा, उतना कम बैलेंस शीट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिजल्ट के अंदर जो इनका नेट एनपीए रेशियो है वो 0.53% है। इसका मतलब ये हुआ कि 1.69% जो कि ग्रोस एनपीए था, उसमें से सिर्फ नेट एनपीए है 0.53%। मतलब 1.69% में से अगर मैं 50.53% अगर मैं निकालता हूँ, तो मेरा 1.16% का मैंने प्रोविजन किया हुआ है ऑलरेडी। तो इसको अगर हम फर्दर डिटेल में समझते हैं, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का टोटल लोन्स एंड एडवांसेस है 2,79,000 करोड़। 2,79,000 करोड़ के सामने अगर मैं इसका ग्रोस एनपी निकालता हूँ 1.69%, तो ये रफली आ रहा है मेरा 4,700 करोड़। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि 2,79,000 करोड़ में से 4,700 करोड़ का लोन्स मेरा जो ऐसा है जो एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, डिक्लेयर हो चुका है, जिसके सामने रिकवरी नहीं हो रही है काफ़ी टाइम से। और इसके आउट ऑफ 4,700 करोड़ अगर मैं 1.16%
ऑफ 279,000 करोड़ माइनस करता हूँ, जो कि रफली आ रहा है 32,000 करोड़, तो नेट एनपीए मेरा रह जाता है 1500 करोड़ का। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2,79,000 करोड़ की ऑर्डर लॉन्स एंड एडवांसेस है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पास। उसमें से 4700 करोड़ का एनपी ग्रोस एनपी हो चुका है। उसमें से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने ऑलरेडी 3200 करोड़ का प्रोविजन क्रिएट किया हुआ है। तो फर्दर अगर कल सपोज ये पूरा एनपीए ग्रोस एनपीए मेरा रिकवरी नहीं होती है, तो कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर सिर्फ 1500 करोड़ का ही इफेक्ट आएगा। तो ये दो टर्म्स ग्रोस एनपीए एंड नेट एनपीए हमने समझ लिए हैं विद रिस्पेक्ट टू आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एज वेल। नेक्स्ट टर्म है SMA1 एंड SMA2। SMA1 एंड SMA2 का मतलब होता है कोई भी लोन्स एंड एडवांसेस को एनपीए डिक्लेयर करने से पहले उसको SMA1 एंड SMA2 डिक्लेयर किया जाता है। ये डिक्लेयर करने के लिए आरबीआई ने एक कैलकुलेशन दिया है जिसके अंदर देखा जाता है कि कोई भी लोन कितने दिन से ओवरड्यू हुआ है। तो आरबीआई ने एक मैट्रिक्स डिसाइड किया हुआ है SMA1 SMA2 एंड एनपी डिक्लेयर करने का। तो सपोज कोई भी लोन्स एंड एडवांसेज है जिसका ईएमआई या इंस्टॉलमेंट 0 to 30 डेज के ऊपर बिटवीन आउटस्टैंडिंग है, तो उसको SMA 0 के अंदर क्लासीफाई किया जाता है। और कोई भी लोन आउटस्टैंडिंग है 31 डेज से 60 डेज के अंदर, तो उसको SMA1 के अंदर क्लासिफिकेशन किया जाता है। और 61 डेज से 90 डेज के अंदर SMA2 के अंदर क्लासीफाई किया जाता है। और कोई भी लोन्स एंड एडवांसेज जिसकी इंस्टॉलमेंट और ईएमआई 90 डेज के ऊपर ओवरड्यू हो जाती है, उसको एनपी के अंदर डिक्लेयर किया जाता है। तो इन तीनों कैटेगरी SMA 0 में कोई भी प्रोविजनिंग की जरूरत नहीं होती है। SMA 1, 2 एंड एनपी के ऊपर एक कैलकुलेशन आरबीआई रिलीज करती है, उसके ऊपर प्रोविजन किया जाता है। तो अगर हम इसको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के संदर्भ में देखें तो SMA1 एंड SMA2 है 0.88%। इसका मतलब ये हुआ है कि कंपनी का जो टोटल लोन्स एंड एडवांसेस है 2,79,000 करोड़ का, 2,79,000 करोड़ में से 0.88% और एनपीए होने के चांसेस हैं। मीन्स ये लोग ईएमआई रेगुलरली पे नहीं कर रहे हैं, ओवर ड्यू चल रही है उनकी ईएमआई। ओके, नेक्स्ट टर्म हमारा आता है कासा रेशियो। कासा रेशियो का मतलब हुआ कि कंपनी के पास लोन्स एंड एडवांसेस देने के लिए पैसा कहाँ से आता है। तो वो खुद की इक्विटी होती है, या फिर वो बोरिंग्स लेती है, या फिर कंपनी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है। डिपॉजिट्स के अंदर आता है एफडी वगैरह, सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। तो इस केस में जो टोटल डिपॉजिट्स है कंपनी का, उसके अंदर एफडी के अंदर कंपनी को बैंक को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होता है, बट सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट के अंदर लो इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। तो जो भी बैंक के पास सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट के अंदर बैलेंस हाई रहेगा, उनके पास लोअर इंटरेस्ट का फंड्स अवेलेबल है। और कासा रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? कासा रेशियो का मतलब हुआ करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट डिवाइड बाय टोटल डिपॉजिट। दैट मीन्स सपोज किसी बैंक के पास टोटल 2,000 रुपीज़ का डिपॉजिट है और उसमें से करंट अकाउंट के अंदर है 500 रुपीज़ एंड 600 रुपीज़ सेविंग अकाउंट के अंदर है, तो टोटल 1100 रुपीज़ जो है वो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट है और टोटल डिपॉजिट है 2,000 रुपीज़। इसका मतलब हुआ मेरा कासा रेशियो हुआ 55%। इसका मतलब ये हुआ कि 2,000 जो मेरा टोटल डिपॉजिट है उसमें से मेरा लो इंटरेस्ट वाला पोर्सन है 55%। मतलब जितना मेरा कासा रेशियो हाई रहेगा उतना मेरी बैलेंस शीट के लिए अच्छा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के संदर्भ में हम समझें तो इसका कासा रेशियो है 51.6%, विच इज़ वेरी ह्यूज। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के पास टोटल डिपॉजिट्स हैं 282 करोड़ का, उसमें से कासा डिपॉजिट है 150 करोड़। मतलब 2,82,000 करोड़ के ऊपर 2,82,000 करोड़ में से 1,50,000 करोड़ के ऊपर कंपनी बहुत कम इंटरेस्ट पे कर रही है एंड रिमेनिंग 1,32,000 करोड़ के ऊपर कंपनी हायर इंटरेस्ट पे कर रही है। तो नेट नेट अगर मैं इसका रेशियो निकालता हूँ इंटरेस्ट कॉस्ट का, तो वो बहुत कम आता है। इसका मतलब ये हुआ कि कासा रेशियो मेरा जितना अच्छा रहेगा उतना बेटर रहेगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट नेट इंटरेस्ट मार्जिन। नेट इंटरेस्ट मार्जिन को हम कासा रेशियो से ही समझते हैं। तो बेसिकली कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर दो चीज़ होती है। एक साइड होता है कि कंपनी ने जो फंड्स हैं वो कहाँ से अरेंज किया है,
और कंपनी ने फंड्स कहाँ पे डिप्लॉय किया है। कंपनी फंड्स अरेंज करती है बोरोइंग से, इक्विटी से एंड डिपॉजिट से, और कंपनी इसको फंड्स को कहाँ यूज़ करती है, लोन्स एंड एडवांसेस के ऊपर। तो लोन्स एंड एडवांसेस के ऊपर मेरा इंटरेस्ट अर्न होता है, और जो मेरे बोरोइंग्स एंड डिपॉजिट्स हैं इनके ऊपर मुझे इंटरेस्ट पे करना होता है। तो सपोज अगर मैं ग्रोस ग्रोस लेवल पे निकालता हूँ, मैंने इंटरेस्ट सपोज अर्न किया है 11% का, और मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ नेट नेट 5% का, तो मेरा जो इंटरेस्ट इनकम है, नेट इंटरेस्ट इनकम विल बी माई 6%। तो नेट इंटरेस्ट इनकम ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है। तो इस 6% से ही कंपनी की बैलेंस शीट में, P&L में प्रॉफिट जनरेट होता है। जितना मेरा नेट इंटरेस्ट इनकम हाई रहेगा, उतना बैंक के लिए अच्छा है कि बैंक अपने जो फंड्स है उससे ज़्यादा इनकम जनरेट कर पा रही है। तो अगर हम IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में बात करते हैं, तो इनका नेट इंटरेस्ट इनकम है 5.76%, विच इज़ क्वाइट वेरी हाई कंपेयर टू पीयर्स। इसके अलावा हम चेक करते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का मतलब हुआ है, इसको हम CAR रेशियो भी बोलते हैं। CAR रेशियो का मतलब होता है, RBI ने एक टर्म डिसाइड किया हुआ है कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, आपका जो टायर 1 कैपिटल है एंड टायर 2 कैपिटल है, वो टोटल आपके रिस्क असेट का 11% से नीचे नहीं होना चाहिए। मीन्स रिस्क असेट का मतलब मेरा हुआ है कि लोन्स एंड एडवांसेस मेरे जो हैं उसमें मुझे वेटेज देना पड़ता है एज पर RBI। सपोज मेरा होम लोन है, तो होम लोन में मेरा रिस्क कम रहता है, कॉर्पोरेट लोन के ऊपर मेरा रिस्क हाई रहता है, रिटेल लोन के ऊपर भी मेरा रिस्क हाई रहता है। तो इन सबको एक पर्टिकुलर वेटेज दिया जाता है, उससे रिस्क असेट मेरा निकाला जाता है। टायर 1 का मतलब हुआ मेरा इक्विटी, टायर 2 का मतलब हुआ मेरा बोरोइंग्स, मैंने फंड्स कैसे अरेंज किए हुए हैं। तो जित टायर 1 प्लस टायर 2 डिवाइड बाई मेरा रिस्क असेट रेशियो को निकालता हूँ, तो मेरा CAR कैलकुलेट होता है। RBI ने डिसाइड किया हुआ है कि मिनिमम CAR आपको 11% रखना पड़ेगा। अभी हम IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में बात करते हैं। तो IDFC फर्स्ट बैंक का जो CAR है वो 16.22% है, विच इज़ क्वाइट वेरी गुड, क्योंकि ये 11% से काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं इसमें से 11% निकालता हूँ तो 5.22% कंपनी का ऑलरेडी मार्जिन है। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी नेक्स्ट ईयर में 20% से आराम से अपना लॉन्च एंड एडवांसेस ग्रोथ कर सकती है। तो ये सब टर्म्स थी जो हम डिटेल में पढ़ने वाले थे। अब हम IDFC फर्स्ट बैंक के रिजल्ट को एनालिसिस करते हैं कि IDFC फर्स्ट बैंक का रिजल्ट कैसा रहा। तो आप देखेंगे कि IDFC फर्स्ट बैंक का लॉन्च एंड एडवांसेस था 2,31,000 करोड़, वो December 31st 24 में था। अभी वो बढ़ के 2,79,000 करोड़ हो चुका है। तो बेसिकली कंपनी ने ईयर ऑन ईयर 21% का ग्रोथ दिखाया है अपने लॉन्च एंड एडवांसेस के अंदर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4.82% की ही ग्रोथ थी। बट ये 21% का ग्रोथ बहुत अच्छा है। आगे हम डिटेल में देखेंगे कि बाकी सब बैंक से परफॉर्म कर रहे हैं। तो कंपनी का ग्रोस NPA आप देखेंगे, कंपनी का ग्रोस NPA कंटिन्यूसली रिड्यूस हो रहा है, तो विच इज़ गुड। मतलब कंपनी की जो असेट क्वालिटी है वो इंप्रूव हो रहा है, कंपनी का लोन्स कम NPA हो रहा है, और नेट NPA भी आप देखेंगे कंपनी का ऑलमोस्ट मार्जिन मेंटेन किया हुआ है। मतलब कंपनी का जो NPA है उसके ऊपर प्रोविजनिंग एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। SMA1 एंड SMA2 भी आप देखेंगे कि वो कंटिन्यूसली रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के जो एग्जिस्टिंग लोन हैं वो, उसके ऊपर EMI जो ओवरड्यू है वो कम लोन्स हैं, वो कंटिन्यूसली रिड्यूस हो रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कंपनी के कस्टमर डिपॉजिट जो हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं, ईयर ऑन ईयर 24% का ग्रोथ आया है। जनरली बैंक्स आज के सिनेरियो में जहाँ पे लोग म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल रहे हैं, FD के अंदर पैसा नहीं डाल रहे हैं, बट IDFC फर्स्ट बैंक अपने कस्टमर डिपॉजिट बढ़ा रहा है। उसमें से आप देखेंगे खासा जो है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट के अंदर 32% का ग्रोथ हुआ है, विच इज़ सरप्राइजिंगली वेरी बिग अमाउंट। कंपनी के पास 1.5 लाख करोड़ रुपए ऐसे हैं जिसके ऊपर कंपनी बहुत कम इंटरेस्ट पे कर रही है। तो कंपनी का कासा रेशियो भी इंप्रूव हुआ है, बहुत हेल्दी कासा रेशियो है कंपनी का। कंपनी का कॉस्ट ऑफ फंड जो है 6.11% है। कंपनी का कॉस्ट ऑफ फंड भी आप देखेंगे कंटिन्यूसली रिड्यूस हो रहा है। कंटिन्यूसली रिड्यूस क्यों हो रहा है? क्योंकि कंपनी का जो काशा डिपॉजिट है वो बढ़ रहा है, मतलब उसके ऊपर कम इंटरेस्ट पे कर, तो नेट पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो मेरा कॉस्ट ऑफ फंड रिड्यूस होगा। जब मेरा कॉस्ट ऑफ फंड रिड्यूस होगा तो मेरा नेट इंटरेस्ट मार्जिन ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। तो आप देखेंगे कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो काफ़ी अच्छा बढ़ चुका है। जब कंपनी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ेगा तो कंपनी का ऑब्वियसली प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो आप देखेंगे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है इस केस में। इसके अलावा हम फर्दर डिस्कस करते हैं कि हम कंपेयर करते हैं कि IDFC फर्स्ट बैंक
ने जो रिजल्ट डिक्लेयर किया है उसको कंपेयर करते हैं हम HDFC ICICI एक्सिस फेडरल एंड यस बैंक एंड कैनरा बैंक के ऊपर। तो जो हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करते हैं, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है मेरा IDFC फर्स्ट बैंक सबसे टॉप में आता है 5.76%। ऐसा क्यों? क्योंकि IDFC फर्स्ट बैंक जो है वो रिटेल और MSME लोन ज़्यादा कर रहा है, जहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। दो ऑल्दो रिस्क हाई है बट मार्जिन भी हाई है वहाँ पे। और कम हम दूसरे बैंक्स कंपेयर करते हैं, IDFC 3.35%, ICICI 4.3%। तो कंपेयर टू IDFC फर्स्ट बैंक इन लोगों का जो इंटरेस्ट मार्जिन है वो बहुत कम है। ग्रोस एनपी की हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो ग्रोस एनपीए में IDFC फर्स्ट बैंक मिड में रहता है, क्योंकि ये रिस्कियर लोन्स एंड एडवांसेस देता है। सबसे टॉप परफॉर्मिंग है HDFC बैंक। HDFC बैंक के ग्रोस एनपीए बहुत कम है, क्योंकि उनके स्ट्रिक्ट रूल होते हैं, वो रिटेल MSME लोन कम करते हैं और कॉर्पोरेट लोन, होम लोन वगैरह ज़्यादा करते हैं, जिससे उनका जो ग्रोस एनपीए है वो बहुत कम है। बट हाँ, IDFC फर्स्ट बैंक एक ग्रोइंग बैंक है, अपना एडवांसेस एंड डिपॉजिट कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, तो उसका ऑब्वियसली स्टार्टिंग में ग्रोस एनपीए ज़्यादा ही रहेगा, जो कि ये कोई बैड पैरामीटर नहीं है। नेक्स्ट हम नेट एनपी की बात करेंगे। तो बेसिकली ऑलमोस्ट जो मेजर बैंक है HDFC ICICI एक्सिस बैंक एंड फेडरल बैंक, सबका जो नेट एनपीए है वो 0.42% है। मीन्स कंपनी के जो एनपीए है उसका 4 टोटल लोन्स एंड एडवांसेस का 0.42% ही प्रोविजन नहीं किया हुआ है। बट IDFC बैंक के पास 0.53% है, जो कि एक ठीक पैरामीटर माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं काशा रेशियो की। तो बेसिकली काशा रेशियो में IDFC फर्स्ट बैंक सारे बैंक्स में बहुत आगे है। उसके पास जो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट के अंदर जो पैसा है वो कंपेयर टू अदर्स बैंक्स बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी काफ़ी ज़्यादा है। ओके, तो जो कासा रेशियो है वो IDFC फर्स्ट बैंक का 51.64% है। और आप दूसरे बैंक की बात करेंगे, HDFC 33%, ICICI 44%, एक्सिस 39%, फेडरल 32%, येस बैंक 31% एंड कैनरा बैंक 32% है। सो टॉप में IDFC फर्स्ट बैंक है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की मैं बात करूँगा, तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो सबसे अच्छा है HDFC बैंक का और ICICI बैंक का और देन एक्सिस बैंक। उसके बाद जस्ट IDFC फर्स्ट बैंक आता है। तो टॉप 4 के अंदर IDFC फर्स्ट बैंक स्टैंड करता है। मतलब 16% का मतलब हुआ कि कंपनी 20% से अपना लोन्स एंड एडवांसेस ग्रो कर सकती है, तो कंपनी आराम से अच्छा रिटर्न डिक्लेयर कर सकती है इन फ्यूचर। इसके बाद मैं बात करता हूँ कि एडवांसेस कैसे ईयर ऑन ईयर ग्रो किए हैं बाकी सब बैंक में। तो आप देखेंगे तो इसमें भी सबसे टॉप पे IDFC फर्स्ट बैंक है, जिसने 21% से ग्रोथ दिखाया है। बाकी सब बैंक्स ने 13 एंड 14% डिक्लेयर की ग्रोथ दिखाया है। फेडरल बैंक जो है उसने 18% से ग्रोथ दिखाया है, बट इसके जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो काफ़ी कम है IDFC बैंक से, और ग्रोस एनपीए का ज़्यादा है IDFC बैंक से। इसके अलावा डिपॉजिट का जो ग्रोथ है वो एक फिनोमिनल IDFC फर्स्ट बैंक ने डिक्लेयर किया है। 24% ग्रोथ इज़ गुड। बेसिकली IDFC फर्स्ट बैंक अपने जो डिपॉजिट है कस्टमर से वो बहुत अच्छा कलेक्ट कर रहा है कंपेयर टू HDFC ICICI एक्सिस बैंक, जहाँ पे डिपॉजिट ग्रोथ है वो काफ़ी कम है। तो ये सब ओवरऑल था एक बैंक को कैसे एनालिसिस करते हैं, एक बैंक की बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ देखनी होती है। जनरली बैंक में प्रॉफिट नेट प्रॉफिट से फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है कि उनका कासा रेशियो कैसा है, उनका एनपीए रेशियो कैसा है और उनका एडवांस किस तरह से ग्रोथ कर रहा है। तो अभी इस एनालिसिस से लग रहा है कि IDFC बैंक अच्छा ग्रोथ कर रहा है। आगे देखते हैं प्राइस में क्या मूवमेंट आता है नहीं आता है, वो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। बट हाँ, ओवरऑल IDFC फर्स्ट बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू पीयर्स। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।